प्रदेश के राजस्थान के महामंत्री हमारे बीच में संजय बांधी सब लोग भी करें, क्योंकि प्रार्थनाओं में दुआओं में बड़ा दम होता है। कि ये प्रार्थना करें कि जैसे मोती को पिरोना पड़ता है तो ऐसे उसके बट लगाने पड़ते हैं कि वो एक जी हो जाता है, तब उसके अंदर मोती पिरोया जाता है। तो ये एक इनकी सामाजिक समरसता बनी रहे और ये लोगों के लड़ने की, जो लोगों के अधिकारों की लड़ाई है, इसको न केवल राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान में लड़े और हम सब कदम से कदम मिलाकर आपके साथ रहेंगे। ये तकदीर गुलिस्तानों की, जिनको दामन की पता है ना गरीबा। ये है भाई सभी साथी समय का ध्यान रखें। अभी मैं आपके सामने जो सबसे युवा शक्ति है चुनाव की और राजनीति सबसे पहली सीढ़ी है छात्र चुनाव। और देश के तमाम सरकारी और सरकारी कॉलेजों में भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन ने पहली बार नीला प्रदर्शन लगाया। अतः मैं जो आज 12 से पवन मेहता सोनक हरदर और जमुना भीम, राजकीय स्नातक कन्या महाविद्यालय 12 से कविता बैरवा, राजकीय महाविद्यालय ब्यावर अजमेर से राकेश मेघवाल, मुकेश मंडाव उपाध्यक्ष दिनेश चौहान, राजकीय पीजी महाविद्यालय दोसा से सपना बैरवा, राजकीय महाविद्यालय बुरुमलानी से मुकेश मकवाना। जो साथी नहीं आए उनके प्रतिनिधि आ जाए गांव पे लगाकर। इस प्रदेश के सबसे बड़े आंदोलन, इस पावन मौके पर मैं आप सबको बधाई देता हूं और जो यहाँ स्टूडेंट यूनियन के जीते हुए पदाधिकारी पहुंचे उनके जीवन के लिए और यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए मंगल कामनाएं भेंट करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और तरक्की प्राप्त करें। आज इस प्रोग्राम में यहाँ उपस्थित राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय बड़े भाई जयंत चौधरी जी, उनकी प्रदेश की और राष्ट्रीय स्तर की जो टीम के सम्मानित पदाधिकारी यहाँ हैं, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके साथ साथ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सम्मानित नेतागण, मंच पर उपस्थित महिला शक्ति हमारी बहनें, भाई मनोज दुवन जी, आज की सभा के अध्यक्ष जी गोदारा जी, आपको भी बधाई और मंगल कामनाएं। ये आयोजन, इसके पीछे एक कारण, उस कारण को भी मैं आप लोगों के बीच रखूंगा, लेकिन उससे पहले समय समय पे जो भारत के अंदर संत गुरु महापुरुष जन्मे हैं, उन सबको नमन करते हुए बड़े हर्ष का विषय है कि किसान कमेरे वर्ग के लोग सब छोटू राम जी की उस बात को मानने लगे हैं कि दुश्मन को पहचान लो। और मैं समझता हूं जब आप दुश्मन को पहचान लोगे तो शायद जो है दुश्मन के चयन में भी और दोस्त के चयन में भी समस्या नहीं आएगी, यानी कि आपकी रणनीति कामयाब हो जाएगी। हमने भारत के अंदर जाति व्यवस्था है और जाति के आधार पर महापुरुष चयन किए। आज की जाति व्यवस्था में जो जिस जाति में जन्मा, हमने उसी को महापुरुष माना। लेकिन मैं समझता हूं बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा, जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक स्लोगन को कट कर दिया था जिस पर लिखा था कि व्यक्ति पैदा होता है
और मर जाता। महापुरुष पैदा होते हैं लेकिन महापुरुष कभी नहीं मरते। ये जो नीचे वाली लाइन है, इसको बाबा साहब अंबेडकर ने काट दिया। जो बात सैकड़ों सालों से वहां लिखी हुई थी और उसको कोई स्टूडेंट काट दे, उस पर सवाल उठना लाजिम था। सवाल उठा और बाबा साहब अंबेडकर को जवाब देना पड़ा। और जो जवाब उन्होंने दिया वो जवाब ये है कि पहली बात, महापुरुष पैदा नहीं होते, पैदा तो एक बच्चा होता। आदमी अपने कर्म से, जीवन के संघर्ष से, जब उसके जाने के बाद आकलन होता है, तब ये तय किया जाता है कि वो महापुरुष था। जीवित व्यक्ति को महापुरुष नहीं माना जाता। जो लाइन कट की गई कि महापुरुष पैदा होते हैं और महापुरुष मर जाते हैं, महापुरुष कभी नहीं मरते, तो उन्होंने कहा कि महापुरुष पैदा नहीं होते और महापुरुष भी मर जाते हैं अगर उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार ना हो। दीनबंधु सर छोटू राम किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन आप भारत में राजनीति करने वाले लाखों लोगों से पूछोगे तो वो कहेंगे कि वो किसानों के नेता थे, या जाति के आधार पर कहेंगे कि वो जाटों के नेता थे। लेकिन मैंने जब उनका इतिहास पढ़ा, यहाँ तो राजस्थान में कई ऐसे महापुरुष जन्मे जिन्होंने समय समय पे परिवर्तन की लड़ाई लड़ी। मैं, क्योंकि आज अवसर दीनबंधु जी की जयंती का है, तो मैंने तो उनके कुछ स्लोगन पढ़े जिसमें वो कहते हैं कि अगर आम आदमी नाराज हो सरकार से तो कानून तोड़ता है, लेकिन अगर किसान नाराज हो जाए तो सरकार की पीठ तोड़ता है। और पीठ तोड़ी भी। जो तानाशाह प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि नहीं झुकते किसी के सामने, उन्होंने माफी मांगी, आपको याद होगा 13 महीने के आंदोलन के बाद। किसान अन्नदाता इस देश की रीढ़, उसको कुचलने का जो इंतजाम सरकार ने किया था, किसानों ने अपने आत्मबल से, अपनी इच्छा शक्ति से उस आंदोलन को लड़ा और जीते। मैं समझता हूं अगर देश में सबसे ज्यादा अन्याय आज भी किसी के साथ हो रहा है तो वो किसान और कमेरे वर्ग के साथ हो रहा है। जिसको अपनी फसल का ही पूरा दाम ना मिलता हो और वाजिब दाम ना मिलता हो, आप समझिए कि उसके हालात कैसे होंगे। एक तो प्राकृतिक मार, ऊपर से चोरी चकारी, और हमारे यहाँ तो वो योगी जी के और मोदी जी के पशु भी घूमते रहते हैं फसल को खराब करने के लिए। किसान बेहाल, और कुछ कह दे तो पराली पे भी कानून आ गया है, पराली जलाओगे तो भी मुकदमा होगा, और किसान कोई फसल खा जाए उसको अगर तार बाड़ करोगे तो भी मुकदमा होगा। तो हालात ऐसे हैं कि भारतीय संविधान सिर्फ संविधान की पुस्तक में बंद होकर रह गया है। मैंने एक और बार पढ़ा उनको, जब उनसे कहा गया कि आप, भारत अंग्रेजों का गुलाम है, आप अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। जब साइमन कमीशन आया तो उन्होंने कहा मैं अपने लोगों के अधिकारों के लिए उनसे साथ चाहता हूं, मैं अपने लोगों के अधिकारों के लिए उनके साथ हूं। उन्होंने कहा अगर अंग्रेज तब भी नहीं माने तो उन्होंने कहा फिर मैं तलवार उठा लूंगा, फिर मैं चुप नहीं रहूंगा अगर वो धोखा करेंगे। तो मैं समझता हूं कि आज हम उनको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन संघर्ष से ये एक आधार बनाया कि हम लोग जब उनके जाने के बाद उनको याद करें तो हम याद करें कि वो एक महापुरुष थे। और महापुरुष कैसे बने? खुद के लिए ना जी के, समाज के लिए जी के, देश के लिए जी के। और आज ऐसे महापुरुषों की जरूरत, फिर कोई सर छोटू राम पैदा हो तो पैदा तो फिर बालक होगा, लेकिन बनेगा कैसे? बनेगा वो संघर्ष। जब वो संघर्ष करेगा अपना हित त्याग करके, फिर कोई चौधरी चरण सिंह पैदा हो, फिर कोई बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हो, फिर कोई महामना रामसु वर्मा पैदा हो, फिर कोई महाराज सिंह भारती पैदा हो, फिर कोई कुंभाराम आर्य पैदा हो। जब ये पैदा होंगे और अपने जीवन में अपने सुख सुविधाएं त्याग करके समाज और देश के लिए जिएंगे, तब किसान का मेरे वर्ग को आजादी इस देश में मिलेगी। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। हम पूरे देश में घूमते ही रहते हैं, जब लोगों के बीच जाते हैं तो उनकी समस्याओं को सुनते हैं।
प्रदेश बदलते हैं, जिलों के नाम बदलते हैं, किसानों के नाम बदलते हैं, समस्याएं नहीं बदलती। और आपने देखा जब कोरोना काल में आए ये मजदूर कितने बड़े पैमाने पे पलायन करके गया। ये वही सरकारें हैं, जब धर्म की बात आती है तो ये ट्रेनें चलाती, कुछ वर्षा कराती हैं क्योंकि इनके एजेंडे सेट होते हैं। लेकिन जब उन मजदूरों को भेजने की बात आती है, ना इनके पास बस होती ना ट्रेन होती। इनका एक ही एजेंडा है कि हमारे इस प्यारे भारत को, हमारे अपने मुल्क को, जिसकी मिट्टी में हम लोग पैदा हुए, जिस धरती पे क्रांतिकारियों ने जन्म लिया, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, शहीद आजम सरदार उधम सिंह, उस धरती पे पैदा होने वाले क्रांतिकारियों को पैदा होने से पहले कुचल दिया जाए, वो इस लायक ही ना बने। लेकिन सरकार ये नहीं जानती कि जब जब अन्याय बढ़ता है तो अन्याय के खिलाफ बगावती तेवर और बगावत भी तैयार होती। और ये भारत की भूमि इस बात का इतिहास रखती है कि जब जब कोई तानाशाह हुआ है, उसको जवाब देने के लिए इस देश की मिट्टी में पैदा हुए लोगों ने क्रांति की मसाल उठाई है, उसको जवाब दिया। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकारी सिस्टम खत्म किया जा रहा है। अभी सगीर जी कह रहे थे कि एयरपोर्ट भेज दिए। सरकार उनकी है तो भाई वो जिन चीजों से गरीबों को, कमजोरों को, मजलूमों को, किसानों को फायदा हो, उनके बच्चों को फायदा हो, सरकारी स्कूल खत्म किए जा रहे हैं, तो उनको बेचेगी नहीं तो आपकी तरक्की के रास्ते क्यों खुलने देगी बताइए। वो तो ये चाहते हैं कि भारत पहले जैसा भारत हो जाए। कैसा भारत? जिस भारत में किसान, कमेरे वर्ग के लोग सांस लेने के लिए भी किसी से पूछें या उनको कोई अधिकार ना हो। तमाम तरह की कुप्रथाएं थी, विधवा विवाह, सती प्रथा, पहले नाबालिग बच्चों की शादियां होती थी। तमाम तरह की कुप्रथाओं के खिलाफ लगातार आंदोलन चले और बदली, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। मैं आप जो नौजवान साथी यहाँ बैठे, मैं आपकी धार की, आपकी क्षमता की तो प्रशंसा करता हूं, लेकिन वहीं मैं आपके अनुशासन पे ये भी कहता हूं कि अगर आप अनुशासित नहीं है तो आप कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। मैं अम्बेडकरवादियों की हौसले की तो दाद देता हूं, लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि जब कोई सगीर साहब यहाँ बोले तो उनको टोकने का मतलब नहीं बनता है। उनको अपनी पूरी बात कहने की आजादी होनी चाहिए। आपको कोई गलत सही लगता है तो उसमें परिवर्तन करा लो। मैं इस बार मंच से एक और ऐलान करता हूं कि वो सिर्फ नाम बदल रहे हैं। नाम बदलने से मुल्क हमारा नहीं बदल जाता। अपने मुल्क के खिलाफ उठी हुई एक किसी भी आवाज को दबाने की हिम्मत हम लोग रखते हैं। बीमार के लोग ऐसी गलती कोई ना करे। ये हमारा मुल्क है, इसकी तरक्की के लिए, इसको मजबूत बना के रखने के लिए आज फिर क्रांतिकारियों की जरूरत है। मैं जैन जी से अक्सर कहता रहता हूं कि अगर आप तैयार होकर आगे बढ़े तो इस देश का फिर किसान कमेरा आपको वहीं ले जाकर बिठाएगा। देखो, सरकार बनती है, सरकार बदल जाती है, लेकिन नियत का खेल। सरकारें तो आज भी हैं और लोगों ने बनाई है चुन के। ये जो जयंती का प्रोग्राम है, ये मेरा प्रोग्राम नहीं था। इसके लिए मुझे जयंत चौधरी जी ने कहा कि भाई हम सर छोटू राम की जयंती मनाना चाहते हैं, वो आप लोग अपने बैनर पे बनाओ, मैं वहां आना चाहता हूं उस प्रोग्राम में। तो यानी कि जितनी आपके अंदर जो है आग है किसान कमेरे को एकजुट करने की, उतनी आग उनके अंदर भी। वो इस बात को, इस दर्द को, आपको याद है जब पाली की घटना हुई, वो उदयपुर मेरे साथ आए। मैंने नहीं कहा उनसे कि चलो, उन्होंने मुझसे कहा यार राजस्थान में बड़ा अन्याय है, मैं भी चलना चाहता हूं। तो मैं समझता हूं कि वो आपके दर्द को समझते हैं और वो चाहते हैं किसान का मेरा एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े और वो इस लड़ाई को और आगे मजबूत करे। मुझे इस बात की खुशी है कि उनके पास खतौली का इलेक्शन है, उनका मान सम्मान भी वहां दांव पे लगा हुआ है क्योंकि वो उनका गृह क्षेत्र है, लेकिन फिर भी वो आपके सम्मान में यहां उपस्थित है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि राजनीति से अलग हटके भी वो इस एकता के लिए कितने जो हैं अंदर से जो है चिंतित है कि ये एकता किस तरह से बन जाए।
इसलिए मैं राजस्थान के साथियों से भी अपील करता हूं, जैसा मनोज भाई ने कहा कि गठजोड़ एक अजीब तरह की व्यवस्था है, इसको निभाना एक उससे भी बड़ी ताकत है। जिनके अंदर धैर्य नहीं वो इसको नहीं निभा सकते, हमारे अंदर बहुत धैर्य। अगर आप याद करोगे तो आप पाओगे कि पहले भी सर छोटू राम और बाबा साहब अम्बेडकर एक मंच पे खड़े हो गए, एक दूसरे की ताकत को समझ के इस देश के कमजोर वंचित तबकों के लिए अधिकार मिल जाए इस लड़ाई को लड़ रहे। अगर आज भी नहीं तो मैं कहता हूं इतिहास आपको दूसरा मौका नहीं देगा। आज आपके पास झंडा भी है, डंडा भी है, नेता भी है, संघर्ष करने का मादा भी है, संविधान ने अवसर भी दिया। लेकिन जिस तरह की नीति रीति पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठ के काम कर रही है, मुझे लगता है कि हो सकता है 2024 के बाद आप पे मौका भी ना बचे। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सरकार आईपीसी में भी बदलाव कर रही है और सरकार और तमाम तरह के प्रावधान कर रहे हैं। कल कोई अधिकारी रिटायर होता है और वो एक ही दिन बाद जो है इलेक्शन कमीशन के जो है चुनाव आयुक्त बन जाते हैं। यह स्पष्ट करता है कि उनका अंतिम एजेंडा सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करना और सरकारी एजेंसियों के द्वारा किसी भी तरह से अपने हित को लागू कराना है। आज देश बचाने की लड़ाई, इस देश बचाने की लड़ाई में हमें एक दूसरे के हाथ पकड़ने चाहिए। अपनी नाराजगी और सब चीजें हमारी सरकार के प्रति है, अधिकारों के लिए जातियों में बांट के हमें कमजोर किया गया है। इसके पीछे लक्ष्य यही है। फिर मैं कह रहा हूं कि ये वर्ग एकजुट ना हो। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में हमें वर्ग बना के गए और उनको विश्वास था कि जब ये लोग पढ़ लिख ले जाएंगे, अभी तो अधिकार नहीं है, जब ये लोग पढ़ लिख जाएंगे तो दोस्त और दुश्मन की पहचान करेंगे। लेकिन बुरी बात यह है कि आजादी के 75 साल बाद भी और लोकतंत्र आने के, संविधान आने के 72 साल बाद भी आज भी हमारे लोगों को नहीं पता कि उनका दोस्त कौन है, उनका दुश्मन कौन। ये पूंजीपति जो हमारे प्रधानमंत्री के मित्र हैं, ये ना देश के सगे हैं ना उनके भी सगे हैं। इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पहले देश के बिजनेस पे कब्जा किया, फिर इस देश पे कब्जा किया। लेकिन आज हालात बदले हुए, यहाँ संविधान है, हम पे अवसर है। जो नौजवान यहाँ खड़ा होकर बड़े गर्व से जय जैन जय चंद्रशेखर का नारा लगा रहा है, जो नौजवान यहाँ बैठ के जय भीम जय सर छोटू राम का नारा लगा रहा है, वो यहाँ की बजाय अगर फील्ड में भी जाके इतनी ताकत से नारा लगाएगा और गांव गांव में जाके, क्योंकि गांव ही तो है जो हमें जोड़ता है, गांव ही तो है जो देश की रीढ़, गांव ही तो है जहां अभी भी समाज कुछ बचा हुआ है। अगर उस गांव में जाके इस एकता को बनाने का काम करेगा तो मैं गारंटी से कहता हूं कि राजस्थान में भी परिवर्तन होगा। हमारा पूरा प्रयास आज एक शुभ अवसर और अगर हम इन तारीखों को मनाएंगे नहीं तो जो भी चर्चा हुई कि महापुरुष तब के बनते हैं, संघर्षों से, अपने कर्मों से बनते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद उनके विचार जिंदा रहने चाहिए। वो विचार धारा को कैसे आप जन जन तक, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक ले जाएंगे अगर इन तारीखों को नहीं मनाएंगे, तो ये हम सबका कर्तव्य बनता है। और इतना अच्छा मंच सजाया गया, इतनी अच्छी बातें हुई, मनोज जी की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं बता दूं कि चौधरी चरण सिंह जी भी आर्य समाजी थे, चौधरी छोटू राम जी भी आर्य समाजी थे, लेकिन उन्होंने, मनोज जी ने जिस तरह से तर्क के साथ एक इतिहास को आपके आगे पेश किया, साबित करता है कि कितना गहरा अध्ययन उन्होंने किया है। कहां से निकल रही है? सारे नौजवानों को सीखने का मौका मिलता है कि अगर आप कुछ पढ़ोगे तो आपके अंदर जो दायरा है, जो जिस चश्मे से आप दुनिया को देखते हो, उस चश्मे को तोड़ करके आप वास्तविकताओं को जान पाओगे और आपका दायरा बहुत बढ़ जाएगा।
तो हमारे यहाँ के और यहाँ के दरवाजे खुले रहने चाहिए, खुला विचार होना चाहिए, खुला संवाद होना चाहिए। और तभी शायद चंद्रशेखर जी ने कहा कि जो सागिर जी पे आज उन्होंने तो लेख ही लिख दिया फ्रॉम हिंदुस्तान टू भारत। ठीक है, हम सब लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन हमें इतना धैर्य का परिचय देना चाहिए कि जो जिस बात से हम सहमत नहीं है उसे भी हम सुने, समझने की कोशिश करें, सामने वाले को उस बात को रखने की आज़ादी दें। यही है भारत, यही है भारत का संविधान, ये है हमारे मूल अधिकार। तो अगर कोई संविधान का सम्मान करता है तो उसे अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको देनी चाहिए। बात कड़वी कड़वी हो जाती है कभी कभी, लेकिन पाचन शक्ति अच्छी होगी तो सारी बात आप सुन सकते हैं। आज जो देश में चल रहा है हम सब लोग उससे इत्तेफाक नहीं रखते। जो आज सरकार जिस तरह से चला रही है देश को, वो एक विचारधारा है। वो क्या विचारधारा है कि बहुत ही छोटे दिल के लोग हैं और कोई विचारधारा नहीं, यही है हम ही हम। जब ये देश की तरफ देखते हैं तो इनको 100 करोड़ देशवासी नहीं दिखते, इनको अपने दिखते हैं। ये हमारे वाले हैं, ये दूसरे वाले हैं। तो अपनी उनकी परिभाषा में ही एक विभाजन हो गया। और मैं एक उदाहरण दूं समझाने के लिए कि मानिए आप कई नए क्षेत्र में गए हैं, किसी नए क्षेत्र में, और वहां के लोगों से बातचीत करें तो जो भाषा आपने पहले कभी सुनी ना हो, पहली बार जब आप कोई नई भाषा सुनते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है कि सामने वाला कुछ गा रहा है, एक मधुरता आती है दूसरे के वाणी को सुनकर के। लेकिन आपको भी अच्छा लगता है ना जब दूसरी भाषा सुनने को मिलती है, जैसे आप जानते नहीं, समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन कानों को जो ध्वनि आती है वो अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? ये एक मानसिकता है। और ये छोटे दिल के क्यों? उनकी मानसिकता ये है कि इनको अच्छी नहीं लगती। एक ही वाणी होगी, एक ही भाषा होगा, एक विचार होगा, एक ही रंग के, एक ही ढंग के और एक संघ के लोग ये देश में रहेंगे और किसी को रहने की इजाजत नहीं है। ये कौन लोग हैं तय करने को कि हमारे विचार क्या होंगे, हम कपड़े क्या पहनेंगे, हम खाना क्या खाएंगे, हम किस धर्म को मानेंगे नहीं मानेंगे, इबादत रखेंगे नहीं रखेंगे? ये स्वेच्छा से होना चाहिए, लेकिन सारी चीजें थोपी जाती हैं। तो इसके खिलाफ हमें और आपको निरंतरता के साथ सतर्क रहना होगा। कांस्टेंट विजिल, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इस देश की रक्षा का एक जो नया एक युद्ध होना है, वो यही युद्ध है, विचारों का युद्ध है, जो प्रत्येक दिन, प्रत्येक मिनट, हर मंच से, हर घर में, हर गली में हम सबको लड़ेंगे। और इसलिए आज हम लोग सम्मिलित हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं, एक बड़ा मिशन के तहत हम लोग आए हैं और इसको कोई सुनहरापन नहीं हो सकता था तो दीन बंधु चौधरी छोटू राम जी की जयंती को हम मनाएं, क्योंकि सारी जो बातें हम करना चाह रहे हैं उनके आइडल, उनके प्रेरणा स्रोत बाबा साहब अंबेडकर जी और चौधरी छोटू राम जी हैं। मनु जी ने तो बहुत पुरानी बात बताई, प्रतिभा जी ने बताई। प्रतिभा जी के तो दादा थे जो सीकर की जो इस पंचायत की बात आपको बता रही थी, जो किसानों की विशालतम सभा उस समय जो कहा जाता है कि 1 लाख किसान, 1 लाख से भी ज्यादा किसान, पूर्व उत्तर भारत के किसान अपने संसाधनों से, अपने तरीकों से वहां आए। शायद उसके बाद तो बोट क्लब की रैली होगी जो देश में दर्ज हुई, देश में इसकी लोगों ने इसको सराहा और समझा कि हाँ ये जनता की आवाज। तो ये उस इतिहास को आपको बताया, उनके द्वारा दिए गए जो उन्होंने काम किए हम सब के लिए, उनका वर्णन हुआ। और एकाध उनके संबंध में जो काम जो मुझे लगता है जो हाईलाइट है, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि उन्हें बेहतर समझने में ये चीज़ें कारगर होंगी। एक तो जो उन्होंने कानून बनाया था शायद 1940 में, व्यवसाय श्रमिक कानून, शायद इस देश में पहला लेबर लॉ होगा। ये जो बंधुआ मजदूर है उनके शोषण को
समाप्त करने के लिए, उनको निजात दिलाने के लिए एक सकारात्मक चॉइस आपकी पहल थी। आप सोचिए, आज के समय आपको छोटी बात लगेगी, 1940 में उन्होंने प्रावधान किया कि 8 घंटे ड्यूटी हो, एक दिन हर सप्ताह में छुट्टी मिलेगी विद पे, और छोटी शिकायत पे, नाजायज बात पे आपको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। ये अधिकार उन्होंने श्रमिक को, मजदूर को इस कानून के माध्यम से दिया। तो ये दिखाता है कि कितनी फॉरवर्ड थिंकिंग थी उनकी, दूरदर्शिता थी, कितना लिबरल माइंड था, उदारवादी दिल था उनका। और जो समाज की उस समय की जो व्यवस्थाएं थी, बिल्कुल एक धारा के विपरीत चलने का मादा उनके अंदर था कि तमाम शक्तियों के सामने डट के रहे। उनको अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी थी, और फिर जब कांग्रेस से मोह भंग हुआ असहयोग आंदोलन के कारण, गांधी जी का वो सम्मान करते थे, लेकिन उस आंदोलन से उन्होंने इत्तेफाक नहीं रखा, तो कांग्रेस से भी अलग उनको संगठित करना पड़ा। और जो उस समय साहूकार थे, जो शहर की आबादी थी, जिनके हाथ में देश की बागडोर होती थी, उनके खिलाफ भी लड़ना पड़ा। और क्या था उनके पास? जनता, जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद। हर व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति जानता था कि चौधरी छोटू राम जी हिमायती हैं तो हमारे। उनको कुछ लोगों ने, शायद आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, कुछ लोग आरी बातें सहन करते हुए धैर्य के साथ 13 महीने लोग डटे रहे। क्यों डटे रहे? एक बड़ा कारण था, और वो चौधरी छोटू राम जी से जुड़ा था, क्योंकि लोगों को हरियाणा, पंजाब, यूपी में समझ में आया चौधरी छोटू राम जी ने जो मंडियां बनाई थी, ये कानून उन्हीं मंडियों को ध्वस्त करने के लिए। तो सीधा सीधा तार जुड़ गए चौधरी छोटू राम जी से, और इसलिए पंजाब के लोगों ने आगे आके मोर्चा संभाला। सबसे शुरुआत पंजाब के किसानों ने की। मैं इस मंच के माध्यम से दाद देता हूं, यानी अगर चौधरी छोटू राम जी ना होते तो जो आजाद भारत में शायद सबसे बड़ा किसान आंदोलन हमने देखा, वो भी नहीं बचा होता। हमें बड़ा मूवमेंट खड़ा करना, और लड़ाई जिनकी है, जिनसे हमारी है, वो बहुत ताकतवर लोग, हर चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की खूबी उनके अंदर। तो इसलिए हमारी सोशल मीडिया पे भी प्रेजेंस मजबूत होनी चाहिए, जमीन पे भी होनी चाहिए। जो सागे साहब ने कहा, मैं उनकी एक और चीज करेक्ट करना चाहता हूं। सागे साहब, मोदी जी ने चाय कभी नहीं बेची। बात सुनो, ऐसा लगता है गर्म पकौड़े जरूर बेची होगी। जैसे बारिश में पकौड़ी खाने का मजा आता है, वैसे जो भाषण को देते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको सुनने में मजा आता है। आंखों पर पट्टी बन रही है, लेकिन ताली बजाना आसान है। तो देश में बड़ी भी आबादी आज ऐसी है जो ऐसी बन चुकी है, भक्त बन चुकी है। लेकिन हमें इस तरह की भक्ति नहीं चाहिए। सवाल विचारों का है, आप हमें पसंद करें ना करें, हमारे विचारों को समझें और उन विचारों को आगे, यही हमारे लिए आशीर्वाद होगा। चौधरी चरण सिंह जी का अगर आज नाम है, वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने वो काम किया, और उनकी विचारधारा, जिस रास्ते पे वो देश को ले जाना चाहते थे, उस रास्ते पे हम नहीं गए। उनकी एक पैरेलल थ्योरी थी। उस समय के अर्थशास्त्री कहते थे कि इकोनॉमी ऑफ स्केल, यानी छोटे 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 जो फार्म हैं, उन पे कभी भी इतनी उपज नहीं होगी। अगर उनको इकट्ठा कर लिया जाएगा, तो उन पर संसाधन जुटाए जाएंगे, आधुनिक खेती होगी, तो अच्छी पैदावार होगी। आज के समय में ये बात ऐसा लगता है कि सही होगी, लेकिन उस समय चौधरी चरण सिंह जी ने साबित किया कि नहीं, एक्चुअली जो छोटा काश्तकार है, वो जिस तरह से दिल लगा के, लगन के साथ, बिना ज्यादा पूंजी, अनावश्यक पूंजी लगाए वह पैदावार करता है, उतने बड़े फार्म्स में पैदावार नहीं होती। और इसलिए वो कहते थे नहीं, लैंड रिफॉर्म कीजिए, भूमि पे आप भूमि सुधार करके जो वंचित लोग हैं उनको जमीन दिलाने में, स्वामित्व देने में चौधरी चरण सिंह जी का बड़ा रोल रहा, जैसा कि चौधरी छोटू राम जी का रहा। उनकी यही इच्छा थी। तो बराबरी एक आदर्श है, आज भी आदर्श है, लेकिन कभी सोचो कि 75 साल आजादी के बाद भी आज भी बराबरी एक आदर्श ही है। तो आज के मॉडर्न इंडिया का अनुभव हमें बताता है कि ऐसा नहीं होता। यहाँ कोई वकील है ना? वकील आए हुए वकील? कभी बाहर में जब चुनाव होता है, किस आधार पे होता है जरा बताना? जाति के आधार पे होता है।
वकील भी इकट्ठा होते हैं, पढ़ा लिखा वर्ग जो संविधान को समझता है, संविधान की रक्षा के लिए तत्पर है, वे वर्ग भी आखिरकार जाति पे आके रुक जाता है। तो जाति की उस पहचान से हम कैसे छुटकारा पाएंगे, इसके लिए भी बड़ा सघन विचार हमें करना पड़ेगा। चौधरी चरण सिंह जी इतने लिबरल थे, वो तो कहते थे अंतर जाति विवाह हो, और ऐसा नहीं है कि वो आपको कहते थे, हमारे घर में उन्होंने किया है। हमारे घर में, परिवार में लगभग 90% जो अगली पीढ़ियां हैं उनके अंतर जाति विवाह है। धीमे धीमे विचार बदलते हैं, दूसरे की क्या परंपराएं हैं परिवार की, दूसरे की जिससे आप रिश्ता जोड़ते हो, उन परंपराओं से आप जुड़ते हो, आपका दिल बड़ा होता है, विस्तार होता है। वरना आप यही सोचते हो हर जाति की कहानी होती है, हर जाति होंगे, आप मनु के कंधे पे नहीं बैठने वाले, कहीं नीचे ही हैं सारे लोग, लेकिन उनका वर्णन होता है कि हम कभी ऊपर थे, हमें नीचे धकेल दिया गया, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारी जाति सर्वश्रेष्ठ है। ये जो जाति की प्राइड और गर्व हम लोग महसूस करते हैं सबके अंदर है, सबके अंदर ये मूल भावना है। मैंने बहुत कुरेद के देखे, बड़े पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, बुद्धिजीवी लोग, थोड़ा सा भी कुरेदो तो फिर वो जातीयता आ जाती है। अपने आप को मूल निवासी देश का मानता है, वो ये मानता है कि राजस्थान से ही शुरुआत हुई, इसलिए आज हम राजस्थान से शुरुआत करें। धन्यवाद। अब जय हिंद नहीं बोलूंगा, जय भारत। 23 दिसंबर तारीख है, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। चंद्रशेखर जी से भी हमने बात की है, भरतपुर के जमीन पर हम लोग आएंगे, और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप भी समय निकालकर परिवार के साथ आएंगे। धन्यवाद। 25 दिसंबर का सीकर सर, 25 25 दिसंबर सीकर जी आप बुलाओगे, आएंगे पक्का सर। मिर्च की चटनी खिलाएंगे ना, बाजरे की रोटी और चटनी सर।